अभी हम देखेंगे टेस्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस। ये कुछ दावे के परीक्षण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम देखते हैं ये जो हाइपोथेसिस है या स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, उसका मतलब क्या है। इसका ये तो सिंगुलर एक वचनी होता है SIS के साथ और बहुवचनी होता है SES के साथ इसका स्पेलिंग। तो एक हाइपोथेसिस और अनेक हाइपोथेसिस ES के साथ। तो ये जो मैं लिख रहा हूं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ये है एक क्लेम या दावा किस बारे में दावा होगा। अबाउट द वैल्यू of some population value of a single parameter एक प्राचल के बारे के वैल्यू के बारे में कुछ दावा होगा, और सेवरल पैरामीटर्स, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं पैरामीटर्स के वैल्यू के बारे में दावा, और इवन claim about the shape of the distribution of for the population। ये सब जो दावे हम देखने वाले हैं वो किसी पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में होंगे। ये पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग रूप में आ सकते हैं। हमें अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ अंदाज है, लेकिन उसके जो प्राचल है पैरामीटर्स है उसके वैल्यू के बारे में तब ये दावे हो सकते हैं, या पूरे शेप के बारे में, मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा या और कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये भी दावा हो सकता है। और इसको हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बोलते हैं दो तीन चीजों के लिए। पहले तो ये स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हम दावे देखेंगे। और ये दावा कोई भी एक ऐसा दावा क्या सही है या उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो और क्यों करना है वो हम देखेंगे। इसके सम एग्जाम्पल्स देते हैं। हमें तो ऑलरेडी पता है, हमने काफी सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस देखे हैं। तो हमारा पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक जो पैरामीटर या पैरामीटर से दर्शाए जाते हैं, उसमें से सबसे पहला पैरामीटर हम देखते हैं वो है पॉपुलेशन मीन। तो ये दावा इस प्रकार का हो सकता है। ये तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं कि किस प्रकार के दावे के बारे में बोल रहे हैं। दावा होता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, क्लेम होता है किसी पैरामीटर के वैल्यू के बारे में। तो ये दावा हो सकता है कि जो पॉपुलेशन मीन है वो उसकी सही वैल्यू 3 है, या जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, जो हम बर्नौली या बाइनोमियल या निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उसको हम देखते हैं, उसकी वैल्यू 0.1 से कम है। ये भी इस प्रकार का भी दावा हो सकता है। सो बेसिकली ये दोनों दावे हैं किसी एक पैरामीटर, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर के वैल्यू के बारे में। या ये दावा इस प्रकार का भी हो सकता है कि दो अलग अलग पॉपुलेशन है या उसके दो अलग अलग पैरामीटर है, μ1 और μ2 एक ही पॉपुलेशन के। तो ये एक दावा हो सकता है कि ये दोनों पैरामीटर एक जैसे है, μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 0। ये भी एक दावा है जिसको आगे जाके आप पढ़ सकते हो। हम सिंपल दावे को देखेंगे।
जो एक ही पॉपुलेशन से के पैरामीटर्स के बारे में है। ये तीसरा मैंने जो लिखा, ये शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी दावा हो सकता है। सो ये एक प्रकार का दावा है, पहले जो एक ही पैरामीटर के बारे में है। ये दूसरे प्रकार का दावा है जो दो पैरामीटर्स के बारे में है। ये दो पैरामीटर्स μ1 और μ2, उनका डिफरेंस 0 है, उसका मतलब μ1 इज इक्वल टू μ2। ये एक दावा है। तीसरे टाइप का जो दावा मैंने ऊपर लिखा है वो हो सकता है द स्टॉपिंग डिस्टेंस अंडर सम टेस्ट कंडीशंस। जब हम किसी गाड़ी के ब्रेक दबाते हैं, टेस्ट कंडीशंस, इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं, समझ लीजिए। और दावा ये कर रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये दावा क्या कहता है? ये दावा सिर्फ पैरामीटर्स के बारे में नहीं है, शेप के बारे में भी है। तो ये इस प्रकार के दावे हम इस कोर्स में नहीं देखेंगे, लेकिन इस प्रकार के दावे को भी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस माना जा सकता है। हाइपोथेसिस, ये जो क्लेम है, ये दावे है, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हम जो भी हाइपोथेसिस के बारे में परीक्षण करेंगे, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब हमारे पास दावा है, उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। सैंपल डेटा के बेसिस पे हम टेस्ट करने वाले हैं। लेकिन हम जब टेस्ट करेंगे तो हम किसी एक दावे को टेस्ट करेंगे, उससे असंगत या उससे कॉन्ट्राडिक्टरी कोई और दावा होगा, उससे टेस्ट करेंगे। सो टू कॉन्ट्राडिक्टरी हाइपोथेसिस। तो हम ये जो दावे हैं, दो अलग अलग दावे टेस्ट करेंगे। हम आगे जाके इनको स्पेसिफिक नोटेशन भी देंगे और नाम भी देंगे। तो ये जो अलग अलग दावे हैं वो एक दूसरे से हम उसको बोलेंगे, हम एक दावे को टेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दूसरा दावा। फिर एक बार मैं एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कि μ इक्वल टू 3 जो एक दावा था, उसको हम टेस्ट करना चाहेंगे कि वो दावा सही नहीं है, तो उसका मतलब है μ नॉट इक्वल टू 3। तो ये एक प्रकार का टेस्ट हम करेंगे जहां पे हमारे पास दो दावे हैं। पहला तो दावा है म्यू की एग्जैक्ट वैल्यू 3 है, और दूसरा दावा है कि म्यू की वैल्यू 3 नहीं है। उसी तरह से हमने जो देखा P लेस देन 0.1 एक जो दावा था, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं P ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1 के साथ। लेकिन ये भी हो सकता है कि हम इस तरह का दावा भी टेस्ट कर सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अगेंस्ट ये जो दूसरा दावा है। सो वो सिर्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होना चाहिए। वो दूसरा दावा ऐसे नहीं है कि वो दूसरा दावा बाकी सभी केसेस को देखे। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब असंगत, दोनों दावे एक साथ सही नहीं हो सकते, ऐसे होना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार का टेस्ट हम देख सकते हैं कि सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 3 अगेंस्ट सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये सभी सिग्मा स्क्वायर के वैल्यूज को नहीं निपटाता है, लेकिन ये इस तरह के टेस्ट भी देखे जा सकते हैं। ये जो, जैसे कि मैंने कहा, मैं एक एक करके जो इंपॉर्टेंट चीजें इस सब्जेक्ट में आती है उसको मैं शायद रेड अंडरलाइन या मार्क कर दूं। तो हमारे पास दो कॉन्ट्राडिक्टरी दावे हाइपोथेसिस रहेंगे, उसको हम एक को दूसरे के साथ टेस्ट करेंगे। लेकिन जब हम टेस्ट करेंगे तो ये दोनों दावों को हम एक ही तराजू में नहीं तोलने वाले हैं। उसमें से एक दावा
मतलब दोनों जो दावे हैं वो उनका अलग अलग मूल्य रहेगा, और उसकी एनालॉजी हम एक लीगल एनालॉजी से दे सकते हैं। सो जैसे कि इन इन लीगल मैटर्स समझ लीजिए कि एक किसी के अगेंस्ट कोई आरोप लगा हुआ है और वो केस कोर्ट में गया है, तो हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है, मोर और लेस सभी देशों में इसी प्रकार का सिस्टम, लीगल सिस्टम है। एंड एक्यूज्ड इन कोर्ट, जो भी आरोपी है, जिसके अगेंस्ट कोई भी केस चल रहा हो कोर्ट में, वो शुरू से कोर्ट का अजम्पशन रहता है कि वो आरोपी है निर्दोष। तो ये हमारा बेसिक एजम्पशन होता है लीगल मैटर्स में। और उसको दोषी कब करार करेगा कोर्ट? जब उसके निर्दोष होने के अगेंस्ट या दोषी होने के संदर्भ में बहुत एविडेंस जो अपोजिट पार्टी है वो प्रेजेंट करेगी कोर्ट में। सो द एक्यूज्ड इज हेल्ड गिल्टी, उसको दोषी पाया जाएगा सिर्फ तभी जब इफ देयर इज सब्सटैंशियल एविडेंस। मतलब जैसे कि मैंने कहा, ये इंडियन कोर्ट सिस्टम में या किसी भी कोर्ट सिस्टम में ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस बोलते हैं। शुरू से ये अज्यूम किया जाता है कि वो इनोसेंट है, और उसके अगेंस्ट जब कोई भारी एविडेंस आएगा तभी उसको दोषी पाया जाएगा कोर्ट में। इफ देयर इज सब्सटैंशियल एविडेंस अबाउट हिज गिल्ट, अबाउट द पर्सन्स गिल्ट, और हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगेंस्ट हिज इनोसेंस। मतलब आप अगर न्यूज फॉलो करते हो तो आपको ये न्यूज में काफी समय आपको दिखाई देगा, सिर्फ ये हो सकता है कि ये दोषी हो सकता है, इसके बेसिस पे कोर्ट किसी भी आरोपी को दोषी नहीं करार करते हैं। अगर बाकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसके एक्शंस का, इफ देयर इज सब्सटैंशियल एविडेंस, सभी जो एविडेंस है वो उसके दोषी होने के तरफ निर्देश करता है, तभी उसको दोषी करार किया जाता है। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे ये तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस नहीं है, ये लीगल हाइपोथेसिस है, लेकिन यहाँ पे भी दो दावे हैं जिसको हम एक के अगेंस्ट दूसरे को हम लीगल सिस्टम या कोर्ट टेस्ट कर रहे हैं। पहला एजम्पशन है कि वो आरोपी निर्दोष है, वो उसका बुनियादी एजम्पशन है लीगल सिस्टम का। और दूसरा दावा है, दूसरा हाइपोथेसिस है कि वो आरोपी दोषी है। तो ये दो जो कॉन्ट्राडिक्टरी हाइपोथेसिस है, उनको लॉ के बेसिस पे उनको टेस्ट किया जाता है। हमें कुछ उसी तरह का करना है, हम लॉ में नहीं जाने वाले हैं, लेकिन ये आप अगर कोई भी स्टैटिस्टिक्स का टेक्स्ट बुक आप खोलें और उसमें अगर आप ये टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के चैप्टर को खोले तो आपको ये एनालॉजी जरूर मिल जाएगी, क्योंकि स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में ये एक प्रभावी चीज है जो हम
स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में भी देख सकते हैं कि ये जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है, उनमें भी दोनों हाइपोथेसिस को एक ही लेवल पे तोला नहीं जाता है। एक है बुनियादी हाइपोथेसिस जिसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जैसे कि शुरू से हम देखेंगे लीगल मैटर्स में कि आरोपी को इनोसेंट माना जाएगा, उसी तरह से हमारे पास नल हाइपोथेसिस होगा जो हमारा प्रायर इंफॉर्मेशन है या प्रायर हमारा क्लेम है, हमारा जो जिसको रिजेक्ट करेंगे तभी जब उसके उस नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट भारी मात्रा में एविडेंस मौजूद है, सबूत मौजूद है। लेकिन हम जो सबूत देखने वाले हैं वो सबूत लीगल सबूत नहीं है, लीगल एविडेंस नहीं देखने वाले, हम स्टैटिस्टिकल सबूत या स्टैटिस्टिकल एविडेंस देखेंगे। उसका मतलब क्या है देखेंगे। स्टैटिस्टिकल एविडेंस मोटे तौर पे तो आपको शायद अभी आप गेस कर सकते हो, हम सैंपल लेंगे, डेटा के आधार पर हम वो एविडेंस को तोलेंगे, और अगर एविडेंस जो डेटा आंकड़े जो बोलते हैं वो काफी भारी मात्रा में इस नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट दर्शाते हैं, तब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो ये जो दूसरा हाइपोथेसिस है उसको बोला जाता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, और उसको हम दर्शाएंगे H1 से। आमतौर पे ये H0, H सब 0 या H सब 1, तो मैं उनको बोलूंगा H0 और H1। तो ये जो दो अलग अलग दावे हम एक दूसरे के साथ टेस्ट करने वाले हैं। मैं ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो मैं यहां पे लिख लूं। आप नल हाइपोथेसिस को इस दिमाग में ये रख सकते हो कि ये लीगल मैटर्स में जो एज्यूम्ड टू बी इनोसेंट है, मतलब प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, निर्दोष, ये आरोपी कोई भी व्यक्ति निर्दोष है, ये बुनियादी एजम्पशन है। तो उसी तरह से दिस इज द इनिशियल H0 और नल हाइपोथेसिस इज द क्लेम, दावा is the claim या दावा that is initially assumed to be true। तो इसको हम प्रायर बिलीफ भी कह सकते हैं कि जैसे हमें कुछ पूर्व ज्ञान है इसके बारे में, इस पैरामीटर वैल्यू के बारे में, या पिछले कुछ टेस्ट से हमें ये बिलीफ है, ये हम मानते हैं कि ये जो नल हाइपोथेसिस है ये सही होना चाहिए। और जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको हम उस व्यक्ति के दोषी होने के दावे से एनालॉगसली देख सकते हैं कि ये नया दावा है, कि ये दावा बोलता है लीगल मैटर्स में, ये दावा बोलता है कि जो शुरुआती बुनियादी जो अजम्पशन है कि ये हर व्यक्ति निर्दोष है जब तक उसके अगेंस्ट एविडेंस ना पाया जाए, उसी तरह से ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस करता है कि हमारे पास ये हमारा दावा है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो सही नहीं है, दूसरा कुछ दावा करेंगे उस पैरामीटर के बारे में। the assertion is the claim that is contradictory to H0। और जैसे मैंने ये रीजन है, मैं लीगल मैटर को यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि H1 को हम एक्सेप्ट करेंगे या H0 को रिजेक्ट करेंगे ओनली इफ, तभी जब हमारे पास सब्सटेंशियल भारी मात्रा में
स्टैटिस्टिकल एविडेंस होगा हमारे पास कि जो H0 के खिलाफ जाता है। ठीक है, तो ये मैं फिर एक बार ओके, सो द नल हाइपोथेसिस is rejected in favor of H1। हम किसी इसमें हम बेसिकली दो कॉन्ट्राडिक्टरी हाइपोथेसिस के बारे में ही हमेशा बात करने वाले हैं। तो नल हाइपोथेसिस H0 is rejected in favor of the alternate hypothesis H1 if sample evidence, आंकड़े जो कलेक्ट किए गए हैं या कलेक्ट किए जाएंगे, सैंपल एविडेंस suggests that H0 is false। ये नल हाइपोथेसिस सही नहीं है। और उसी का दूसरा रूप, इसी सेंटेंस का दूसरा रूप ये है कि इफ सैंपल एविडेंस does not strongly contradict जो H0 में क्लेम है, उसको जो सैंपल के आंकड़े हैं उसके बेसिस पे स्ट्रांगली कॉन्ट्राडिक्ट, जो वो H0 का दावा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता है, देन हम मानते रहेंगे कि H0 सही है। वी विल कंटिन्यू टू बिलीव इन द plausibility of H0। हम मानते रहेंगे, अगर जो हमारे पास सैंपल है उसके बेसिस के पे नल हाइपोथेसिस में जो दावा है वो स्ट्रांगली अगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता, तो हम मानते रहेंगे कि H0 पॉसिबल है, प्लॉजिबल है। प्लॉजिबल है मतलब वो सही होने के चांसेस हैं। और उस टाइम ये तो हमारा फाइनल टेस्ट, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, सांख्यिकी परीक्षण में क्या कंक्लूजन रहेगा? कंक्लूजन फ्रॉम अ हाइपोथेसिस, दो तरह के कंक्लूजन करेंगे। टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्ट, कंक्लूजन फ्रॉम अ हाइपोथेसिस टेस्ट। या तो हम H0 को रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट H0, और डू नॉट रिजेक्ट H0। अगर H0 के अगेंस्ट भारी सबूत है, स्टैटिस्टिकल एविडेंस है, तो हम H0 को रिजेक्ट करेंगे। अगर जो भी एविडेंस है वो H0 के खिलाफ भारी मात्रा में नहीं है, तब हम H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो ये मैटर, मतलब ये जो लैंग्वेज है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। हम रिजेक्ट H0 तो सिंपल है, डू नॉट रिजेक्ट H0 का मतलब हम ये नहीं कहने वाले हैं कि एक्सेप्ट H1। हम बोल रहे हैं कि हम रिजेक्ट H0 का मतलब ये नहीं कि एक्सेप्ट H1, हम रिजेक्ट कर रहे हैं H0 को। और डू नॉट रिजेक्ट H0 का मतलब ये नहीं है कि हम H1 को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये इसी जैसे कि फिर एक बार कोर्ट में या तो निर्दोष को रिहा किया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ एविडेंस है, वो भारी मात्रा में उसके गिल्ट के बारे में, उसके दोषी होने के बारे में नहीं दर्शाता है, या उसको दोषी करार दिया जाता है। तो
उसी तरह से ये डू रिजेक्ट एच नॉट या डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, ये हमारे कंक्लूजन रहेंगे। तो इसका समरी में हम क्या करने वाले हैं, ये जो नल हाइपोथेसिस है और ये जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, वो दोनों के मीनिंग इस स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग में थोड़े से अलग अलग है। हमारा जो नल हाइपोथेसिस एच नॉट है वो हमारा इनिशियल क्लेम है, और हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस एच वन के बारे में अगर हमारे पास सो हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे तभी जब हमारे पास भारी सबूत होगा एच नॉट के खिलाफ। सो हम ये सब चीजें कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरणों के द्वारा क्लियर करते हैं। कोई एक कंपनी है जो बॉल बेयरिंग्स मैन्युफैक्चर करती है, बॉल बेयरिंग्स की कोटिंग करती है। तो ताकि उसका फ्रिक्शन है वो कम हो जाए और उसका लाइफ भी बढ़ जाए बाय अ सर्टेन कंपनी, और वो उनके पास मतलब सभी कंपनीज में अपना अंदर रिसर्च चलता रहता है, तो एक नए कोटिंग के बारे में वो देख रहे हैं। सो दे want to put a new coating that to improve the life of the coating of the ball bearing, ताकि वो ज्यादा समय काम करते रहे, उनको बार बार रिप्लेस ना करना पड़े। अभी जो कोटिंग किया जाता है वो पता है कि द ट्रू एवरेज, हर बॉल बेरिंग का लाइफ हमने अभी तक काफी बार देखा है, ये रैंडम वेरिएबल होगा, लेकिन कुछ उसका पॉपुलेशन का एवरेज होता है, उसको हम बोलेंगे ट्रू एवरेज लाइफ of the current coating वो देखा गया है is known to be say 1000 hours। बॉल बेरिंग्स किसी मशीन में काम करने के लिए डालते हैं, तो और अब क्या दावा किया जा रहा है, ये जो प्रायर इंफॉर्मेशन है, ये है प्रायर इंफॉर्मेशन। जो अभी के कोटिंग के बारे में है, और अब नया क्लेम किया जा रहा है, जो नया कोटिंग है वो क्यों लाया जा रहा है, वो इसलिए लाया जा रहा है कि जो लाइफ है वो इंप्रूव हो। तो उसका मतलब क्या है, लाइफ 1000 घंटे से ज्यादा होगा। तो अगर सो हम लेट म्यू बी दी ट्रू एवरेज वेयर लाइफ, the true average life with the new coating। क्योंकि हमें न्यू कोटिंग के दावे लाइफ के बारे में हम जांच करने वाले हैं। तो
ये दावा है कि जो नया कोटिंग है उससे लाइफ इंप्रूव होगा। तो उसका मतलब है दावा जो हम देख रहे हैं वो है कि म्यू जो एवरेज लाइफ है वो पुराने कोटिंग के एवरेज लाइफ से ज्यादा है। सो म्यू इज ग्रेटर देन 1000। ये जो नया कोटिंग है वो पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपनी को कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, क्योंकि वो सब पूरा प्रोसेस वो चेंज करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा का कॉस्ट है वो तभी बेयर करेगी जब उनके पास भारी मात्रा में सबूत है कि ये जो नया कोटिंग है वो इंडीड बेहतर है पुराने कोटिंग से। तो उसका मतलब है इंडीड ये म्यू 1000 से ज्यादा है, तभी वो ये नया कोटिंग उनके प्रोसेस में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। सो द कंपनी विल चेंज द कोटिंग ये मैं सभी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये थिंकिंग, इसी थिंकिंग से हम डिसाइड करेंगे कि जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स है उसमें से नल हाइपोथेसिस कौन सा होगा और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कौन सा होगा। तो कंपनी विल चेंज टू द न्यू कोटिंग only if evidence suggests that that mu is greater than 1000। ओके, तो उसका मतलब है कि ये हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। हमारा जो प्रायर बिलीफ है, अब हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस पहले दिमाग में तय कर लिया है कि म्यू ग्रेटर देन 1000। ये जो नया दावा है, टिपिकली नए दावे जो होंगे वो होंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और जो पुराने दावे होंगे वो होंगे जनरली नल हाइपोथेसिस। तो एक तरीका है कि हम तो H1 यहां पे अगर म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 है तो मैं H0 होगा म्यू इक्वल टू 1000। सो H1 को हम मानेंगे तभी जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। सो H1 हमेशा किसी भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट में, कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी पैरामीटर के बारे में हम देख रहे हो, तो H0 और H1 का जो असिमेट्रिक मतलब है, अलग अलग मतलब है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। H1 वो दावा है जिसको हम एक्सेप्ट करने वाले हैं तभी जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जो हमारा पूर्व बिलीफ है, प्रायर बिलीफ H0, उसके खिलाफ हमारे पास भारी मात्रा में सबूत मौजूद, सब्सटेंशियल एविडेंस। अब ये सब्सटेंशियल कैसे आता है वो कुछ ही समय में हम देखने वाले हैं। सो ये इस एग्जांपल से हमने ये दिखाया कि हम H0 क्या सेट करेंगे, कैसे सेट करेंगे, और H1 इसको फिर एक बार मैं समरी के तौर पे लिख रहा हूं। जैसे इन्फरेंस करते हुए हमने देखा कि हम किसी भी जेनेरिक पैरामीटर को थीटा से दर्शाते हैं। तो जनरली जो हमारी करंट थियरी है या करंट वैल्यू है किसी भी पैरामीटर के बारे में, वो होगी हमारी नल हाइपोथेसिस। और जो नई थियरी है, न्यू थियरी और क्लेम, वो टिपिकली होगी और अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1। हमारा इस हफ्ते में हम जो देखने वाले हैं उसमें हम H0 को इस प्रकार से, हमारे सभी H0 होंगे इस प्रकार के, जो हमारा अननोन पैरामीटर है थीटा, उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू है थीटा नॉट। जो हमारा H0 होगा वो होगा एक इक्वालिटी का दावा, इक्वालिटी क्लेम, वेयर थीटा नॉट इज अ फिक्स्ड रियल नंबर। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था, अभी जो उदाहरण देखा था उसमें
थीटा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, तो म्यू नॉट है 1000 उस उदाहरण में। लेकिन हमारे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो अलग अलग 3 प्रकार के हो सकते हैं। ये H0 से कॉन्ट्राडिक्टरी होने चाहिए पहले तो जो H1 दावा है वो उसी पैरामीटर थीटा के वैल्यूज के बारे में होगा, लेकिन वो जो दावा है उसमें थीटा नॉट इंक्लूड नहीं हो सकता क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहिए H0 को। लेकिन उसमें 3 अलग अलग टाइप के ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होते हैं कि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट, जो कि हमारे अभी जो एग्जांपल देखा उसमें था कि जो कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कोटिंग लाइफ में, तो उसका मतलब है जो लाइफ है वो ज्यादा होने वाली है नए मेथड से। या थीटा लेस देन थीटा नॉट हो सकता है, या थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट हो सकता है। तो इन 3 प्रकार के ऑल्टरनेट को हम देखेंगे। ये इसमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव सही है किसी सिचुएशन में, वो हम सिचुएशन देखने के बाद ही पता कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल में जो दावा है वो ही दर्शाता है कि हमारा H1 क्या होना चाहिए। H1 म्यू की वैल्यू जो पहले कोटिंग की जो म्यू वैल्यू है 1000 उससे बेहतर उससे ज्यादा होगी, ये हमारा जो सिचुएशन है उससे हमें पता चल गया था। तो इसलिए हमारा H1 था म्यू ग्रेटर देन 1000। ठीक है, अभी हमने तो दावे देख लिए, हम ये आगे जाके और एग्जांपल्स देखने वाले हैं। अभी हमने दावे तो देख लिए, तो उसको टेस्ट करना है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो टेस्ट प्रोसीजर हमारा क्या होगा? तो टेस्ट प्रोसीजर में 2 चीजें आ रही। पहले तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें नल हाइपोथेसिस सेट करना होगा उसके और अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करना होगा। अब हमारे पास 2 कॉन्ट्राडिक्टरी दावे हैं और हम देखने जा रहे हैं कि ये इसमें से कौन सा दावा हम रिजेक्ट करेंगे या नहीं रिजेक्ट करेंगे। तो उसके लिए एक प्रोसीजर हम बताने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो पहला जो स्टेप है प्रोसीजर में वो है हम एक टेस्ट स्टैटिस्टिक को चुनेंगे। आपको पता है कि स्टैटिस्टिक क्या है? इट्स अ फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज। ये रैंडम सैंपल का फंक्शन है स्टैटिस्टिक। उसमें पैरामीटर नहीं आता है। मतलब अगर हमारे पास कोई डेटा है, जो सैंपल है हमारा, वो डेटा से हमें किसी भी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू एग्जैक्टली कैलकुलेट हम कर सकते हैं, उसमें कोई अननोन पैरामीटर्स नहीं आते हैं। तो एक अच्छा टेस्ट स्टैटिस्टिक हम ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे वो टेस्ट स्टैटिस्टिक? अभी तक हमने देखा है, जैसे कि अगर हम पॉपुलेशन मीन के बारे में, हमारा थीटा या हमारा म्यू जिसके बारे में हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं, म्यू के बारे में जो है पॉपुलेशन मीन, तो एक नेचुरल स्टैटिस्टिक हमने देखा वो था एक्स बार, क्योंकि एक्स बार एक अच्छा एस्टिमेटर है म्यू का। तो अगर हम सिग्मा स्क्वायर पैरामीटर, हमारा सिग्मा स्क्वायर है जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, उसके बारे में, उसके वैल्यूज के बारे में अगर हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं तो हम चूज करेंगे स्टैटिस्टिक सैंपल वेरिएंस। सो इस प्रकार से हमारे पैरामीटर के ऊपर निर्भर रहेगा कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक चूज करे। लेकिन हमारा जो टेस्ट प्रोसीजर है उसका पहला स्टेप है ये स्टैटिस्टिक हम चूज करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप है हम रिजेक्शन रीजन सेट करेंगे। ये रिजेक्शन रीजन क्या है? ये एक सेट है, उस समुच्चय है
the set of all test statistic values for which H नॉट will be rejected। तो इसीलिए ये रिजेक्शन नाम है वो काफी क्लियर हो रहा है कि ये जो सैंपल, कोई भी हम सैंपल अगर कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और हमने स्टैटिस्टिक अगर पहले से चूज किया है जैसे कि एक्स बार, तो हम उस हमारे जो एक्चुअल सैंपल है उसके लिए एक्स बार हम कैलकुलेट करेंगे और ये जो कैलकुलेटेड या कॉम्प्यूटेड एक्स बार की वैल्यू है वो इस रिजेक्शन रीजन समुच्चय, ये एक समुच्चय है, ये एक्स बार की वैल्यू अगर इस रिजेक्शन रीजन में पड़ती है तो हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। अगर ये रिजेक्शन रीजन के बाहर पड़ेगी तो हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो ये जो दो टेस्ट प्रोसीजर, ये जो टेस्ट प्रोसीजर में ये दो स्टेप्स हमें देखने हैं। फिर एक बार एग्जांपल, मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरर जो कोई प्रोडक्ट बनाता है उसमें से 10% ऑफ ऑल सर्किट बोर्ड्स produced by a certain manufacturer during a recent period, लास्ट महीने में समझ लीजिए या लास्ट एक साल में, ये देखा गया है कि 10% सर्किट बोर्ड्स डिफेक्टिव बन रहे हैं। तो जो कंपनी या मैन्युफैक्चरर में जो एक इंजीनियर काम कर रहा है, ही हैज सजेस्टेड अ चेंज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अ चेंज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज सजेस्टेड। लेकिन ये चेंज क्यों करेंगे मैन्युफैक्चरर? वो तभी करेंगे जब ये जो डिफेक्टिव ये चेंज तभी करेंगे जब ये डिफेक्टिव बोर्ड्स का जो प्रोपोर्शन है वो अभी जो प्रोपोर्शन है उससे कम हो जाएगा। एटलीस्ट वो बिलीफ रखते हैं कि ये नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उस डिफेक्टिव प्रोपोर्शन को कम करेगा, या आशा है उनको कि ये कम हो जाएगा। सो लेट P डिनोट, हम ये जो पैरामीटर्स सेट करेंगे वो हमेशा जो नया क्लेम बन रहा है उसके बेसिस पे करेंगे। लेट P डिनोट द ट्रू प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव बोर्ड्स विद द न्यू प्रोसेस। जो नया प्रोसेस सजेस्ट किया है वो इंप्लीमेंट करने के बाद जो प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स आएगा उसको हम P से दर्शाएंगे, और वो मैन्युफैक्चरर को देखना है कि ये P क्या सही में 10% से कम है। तो ये क्लेम मैन्युफैक्चरर टेस्ट करना चाहता है। तो फिर एक बार जो प्रायर इंफॉर्मेशन है, ये चेंज बेहतर तभी होगा जब P इज लेस देन 0.1। तो अभी जो क्लेम है, तो हमारा अभी का जो प्रोसेस है वो है P इज इक्वल टू 0.1, तो उसको हम नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे। और H1 जो है इस एग्जांपल में आएगा
P इज लेस देन 0.1, क्योंकि यहाँ पे बेहतर प्रोसेस का मतलब है डिफेक्टिव्स का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा। सो H1 जो क्लेम टेस्ट करने वाले हैं, तो हम करेंगे वो नल सॉरी अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जैसे कि पहले एग्जांपल में हमने किया था, हमने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट कर लिया है। अब हम टेस्ट प्रोसीजर के तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो है प्रोपोर्शन P, तो हमें एक टेस्ट स्टैटिस्टिक तय करना है। तो टेस्ट प्रोसीजर पूरा ही तय करना है। तो टेक अ सैंपल, एक पायलट तौर पे, एक छोटे तौर पे ये नया प्रोसेस वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और टेक अ सैंपल ऑफ से n इज इक्वल टू 200 सर्किट बोर्ड्स फ्रॉम द न्यू प्रोसेस। तो ये पायलट तौर पे ये मैन्युफैक्चरर कंपनी इसको बना सकती है। अब इसमें से जस्ट लुक एट दी, सो लेट x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, denote the number of defectives in this sample। तो ये हमारा x है रैंडम वेरिएबल। तो हम, अगर हमारा H0 सही है तो x का डिस्ट्रीब्यूशन हमें तुरंत पता चल जाएगा। हमें पता है, हमने ये बहुत अच्छे से देखा है। ये हम x क्या काउंट कर रहा है, x काउंट कर रहा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स आउट ऑफ 200 बोर्ड्स। हर बोर्ड आइदर डिफेक्टिव है या नॉट डिफेक्टिव है। अगर H0 सही होता है तो उसका मतलब सही P की, सो x पहले हम लिखेंगे, x इज बाइनोमियल with parameters n and p where n is equal to 200। हम ये 200 सर्किट बोर्ड्स को जांचने वाले हैं और उसमें से हम देखेंगे कितने सर्किट बोर्ड्स डिफेक्टिव है, वो नंबर x से दर्शाएंगे। अगर H0 सही है, इफ H0 इज ट्रू, उसका मतलब क्या है, दैट इज H0 क्या है, H0 कहता है, H0 यह दावा है कि P इज इक्वल टू 0.1, देन X इज बाइनोमियल विथ पैरामीटर्स 200 एंड 0.1। और तब हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X क्या है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X है n times p, n p which is 200 times 0.1, वो बनती है 20। तो अगर H0 सही है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो 200 सर्किट बोर्ड्स चेक करने वाले हैं उसमें से करीब 20 सर्किट बोर्ड्स डिफेक्टिव हैं। लेकिन अगर P सही है, पता है कि हम एग्जैक्ट n P की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर H1 सही है तो हमें पता है कि P 0.1 से कम होगा, इसलिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X 20 से कम रहेगी। सो इफ H1 is true, expected value of X will be less than 20। लेकिन क्या अगर हमारे सैंपल में x इक्वल टू 19 आ गया तो क्या ये इनफ है हमें H0 रिजेक्ट करने के लिए? मे बी नॉट। तो हम H0 को तभी रिजेक्ट करेंगे जब हमारा जो ऑब्जर्व वैल्यू है x का वो 20 से बहुत
दूर है, बहुत कम है। तो एक रिजेक्शन रीजन हो सकता है, सो रिजेक्ट H0 इफ से जो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स हम हमेशा जैसे दर्शाएंगे स्मॉल एक्स से, इफ एक्स मान लीजिए है 15 या उससे कम। अगर H0 सही है तो ऑन एन एवरेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्स होगा 20 के करीब, लेकिन अगर H1 सही है तो x होगा 20 से कम। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 15 या उससे कम है तब हम रिजेक्ट करेंगे H0 को। तब हमारा रिजेक्शन रीजन क्या हुआ, रिजेक्शन रीजन जो हमने सेट किया है R, उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, x जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या वैल्यूज ले सकता है, ये है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विथ n इक्वल टू 200। सो वो कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकता है जो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2 और 200 तक जाती है। और उसमें से अगर x की वैल्यू है 0 या 1 या 2 15 तक, तब हम करार कर रहे हैं कि ये हमारा रिजेक्शन होगा। तो अगर हमारा जो ऑब्जर्व वैल्यू है स्मॉल x, वो अगर इस रिजेक्शन रीजन में आ गया, इस R में आ गया, उसको हम इस तरह से भी लिख रहे हैं कि अगर ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ x है 15 या उससे कम, तो हम H0 को रिजेक्ट करेंगे। अगर नहीं, अगर x की वैल्यू 16 या 17 या उससे ज्यादा है तो हम H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो ये है, तो इसमें हमने दोनों चीजें इस एग्जांपल में देखी कि हमने पहले तो H0 तय कर लिया, H1 तय कर लिया, और उसके बेसिस पे हमने एक टेस्ट प्रोसीजर भी तय कर ली। हमने एक स्टैटिस्टिक चुन लिया जो है x, number of defectives in a sample of size 200 from the new process, और x का जो बंटन हमें पता है, अगर H0 सही है तो हमें x का बंटन पता है, और उससे हम ये भी देख रहे थे कि अगर H1 सही है तो x का बंटन के बारे में कुछ हमें पता है। तो उसके बेसिस पे हमने रिजेक्शन रीजन भी तय कर लिया। आगे जाके हम इससे आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं। थैंक यू।